नमस्कार, इंडिया वॉइस देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। बता दें आपको, यूपी में बुलडोजर के साथ गांव गरीब पर फोकस होगा। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, यह मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। उन्होंने यह भी बताया कि अपराधियों और भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया गया है। सीएम योगी ने आगे बताया कि इन 100 दिनों में भूमाफियाओं और अपराधियों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाइयां की है। सरकार ने 844 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। साल 2017 से अब तक 2925 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि यह पहली बार हुआ है जब पुलिस के संरक्षण में गलत कार्रवाई नहीं बल्कि अवैध पार्किंग स्टैंड और टैक्सी स्टैंड को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 68,000 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। 76,000 से ज्यादा पार्किंग स्थलों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सीएम योगी ने इस दौरान धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के आंकड़ों को भी सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे 1,20,000 से ज्यादा माइक थे जिन्हें या तो हटा दिया गया या फिर उनकी आवाज को धीमा कर दिया गया। तो 100 दिन पूरे हुए हैं योगी सरकार 2.0 के, और विकास की बात की मुख्यमंत्री ने 100 दिनों में किस तरह से काम किया है सरकार ने, इसका लेखा जोखा रखा। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े लाइव। प्रियम, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 100 दिन पूरे होने पर बहुत सी बातों का जिक्र किया। क्या कुछ खास रहा और कौन सी बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री ने कही हैं और किस तरह से इन 100 दिनों को सरकार ने देखा और जनता के सामने रखा काम? तो प्रदेश में जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं, 100 दिन का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी विभागों को दिया गया था और उन्होंने कहा था कि 100 दिन का लक्ष्य अपना निर्धारित करें और उसके बाद जो 100 दिन का काम है उसको जनता के बीच में रखें। और अब जब ये पहला टास्क भी कह सकते हैं कि जो समय है वो पूरा हुआ है, वो मुख्यमंत्री आए हैं और जनता के बीच में अपना 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको उन्होंने पेश किया है। चूंकि अगर आप देखें तो ये रिपीट सरकार है, इससे पहले भी योगी सरकार थी और इस बार फिर दोबारा योगी सरकार बनी है। तो ऐसे में आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार से काफी हद तक ज्यादा बढ़ी हुई है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था स्पष्ट तौर पर कि अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। जो सरकार की योजनाएं हैं उसको आम जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए उन्होंने आज जब अपने 100 दिन के पूरे जो कार्यकाल है जो उन्होंने पूरा किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें साफ तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया है उसमें सरकार की सभी उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया, सरकार की सफलताओं का जिक्र किया। जिस तरीके से सभी मंत्रियों को मंडलीवार जो है वो समीक्षा करने के लिए भेजा गया और 2 चरणों में ये काम जो है वो पूरा हुआ है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई, मंडल की जिम्मेदारी दी गई, वहाँ पर क्या रिपोर्ट रही है, लोगों की क्या राय रही है। इस पर जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारियां विभागों को दी गई थी या मंत्रियों को दी गई थी उससे बढ़कर मंत्री और विभागों ने काम किए हैं, इसलिए उन्होंने उन सभी का भी धन्यवाद जो है वो ज्ञापित किया। सरकार उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों पर जो है वो सफल है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। लाउड स्पीकर को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा उठा था उस पर उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर या तो ऐसे धार्मिक स्थलों से हटवाए गए हैं या फिर उनकी आवाज़ जो है उनको न्यूनतम किया गया है। जो काफ़ी हद तक जो है आसपास के लोगों को परेशान करती थी उसको भी कम कराने का काम जो है वो किया गया है। अवैध टैक्सी स्टैंड का उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जिक्र किया, जिसको लेकर उन्होंने आदेशित किया था कि सभी जगह से जो अवैध टैक्सी स्टैंड है चौराहों पर उनको हटवाया जाए। अवैध अतिक्रमण जो है 60,000 से अधिक स्थानों पर उन्होंने बताया कि उसको खाली कराया गया है। किसानों के भुगतान को लेकर उन्होंने बात करी। राज्य कर्मचारियों के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जो पहले कर्मचारी जब रिटायर्ड होता था तो उसको कई महीनों तक जो है वो पेंशन ऑफिस के जो है दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और पोर्टल के माध्यम से सभी चीज़ें जो हैं वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। यानी कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है उसको कुछ नहीं करना है, केवल एक आवेदन करना है अपने रिटायरमेंट होने के 3 महीने पहले। उसके बाद खुद उसकी पेंशन जो है वो बन जाएगी और पेंशन उसके खाते में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आज उन्होंने अपने सफलताओं का अपने सरकार की उपलब्धियों का जो है उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आगे भी सरकार का जो लक्ष्य है, जिस तरीके से उन्होंने टास्क किया कि पहले 100 दिन, फिर 6 महीने और उसके बाद
1 साल का। तो उस लक्ष्य को भी जल्दी जो है सरकार पाएगी और जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, जो बातें कही गई थी, उनको भी जल्दी से जल्द सरकार जो है पूरा करना चाहती है। और लगभग अगर आप देखें तो 100 दिन का जो टास्क था उसको सरकार ने 100% पूरा अपना अचीव किया है। आगे भी सरकार का जो प्रयास है वो जारी रहेगा। इसके अलावा सबसे अहम उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो उच्च सदन है उत्तर प्रदेश का वो कांग्रेस मुक्त हो चुका है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है वो उसमें कोई भी कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से पिछले चुनाव आप देखें 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुआ, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है उसमें, और 3 सीटें जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं। तो उसमें भी समाजवादी पार्टी एक सीट को नहीं जीत पाई। उपचुनाव में लोकसभा के जो गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर की बात हो, उसका उन्होंने जिक्र किया कि दोनों ही वो सीटें थी जो गढ़ कही जाती थी, पारंपरिक सीटें कही जाती थी। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी ने उन सीटों को जीता भी था। लेकिन अब जब कुछ ही साल बाद वापस चुनाव हुआ तो जनता ने फैसले को अपने बदल दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो यानी कि 2024 का जब चुनाव होगा तो उसमें भी पार्टी को काफी बेहतर परिणाम जो है वो आने की उम्मीद है, और पार्टी जो 2019 में सीटें हारी थी वहां पर भी इस बार जीत दर्ज करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जनता का जो जनादेश है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। ऐसा पहली बार हुआ है 37 साल के बाद जब एक ही पार्टी ने दोबारा सरकार को रिपीट किया है। और ऐसे योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा करके फिर दूसरे बार मुख्यमंत्री पद की लगातार जो है वो शपथ ली है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार किस तरीके से आगे का क्या प्लान कर रही है, जनता के बीच में किस तरीके से जाएगी, चाहे वो रोजगार के मुद्दों को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर, उन सब पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। इन्वेस्टर समिट का उन्होंने जिक्र किया कि 3.0 इन्वेस्टर समिट जो है उसका आयोजन किया गया। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। तो यानी कि सभी क्षेत्रों पर उनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र रहा है और उसमें उन्होंने बताया है कि सरकार ने इन 100 दिनों के अंदर किस तरीके से उपलब्धियों को हासिल किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियम इस तमाम जानकारी के लिए। तो 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया गया योगी सरकार की तरफ से, और सबसे ज्यादा ये बताया गया कि कितने माफिया जेल में गए, कितनों पर कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में सुधरा है, और माफिया कितने मारे गए, चिन्हित कितने माफिया हैं, कितनी तलाश है और आगे किस तरह से कार्रवाइयां होनी है, तमाम जो लेखा जोखा है वो पेश किया गया है। आंकड़े भी पेश किए गए। आप ये देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बातें कही जा रही थी शुरू से ही, उसमें योगी सरकार के आने के बाद जबरदस्त तरीके से काम हुआ और तमाम अपराधी तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर करते हुए नजर भी आए। चले बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सियासत की। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसी के साथ यह तय हो गया कि अब शिंदे की सरकार आगे बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, उद्धव के हाथ से विधायक तो चले ही गए, अब पार्टी भी जा सकती है। यही नहीं, अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए गंभीर आरोप लगाया। ममता के बयानों की माने तो उद्धव सरकार को गिराने के लिए शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे के अलावा और कुछ भी दिया गया। तो ये अब सियासत शुरू हो गई है, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट था उसमें दम दिखा शिंदे का और फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, जिसमें अब ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि पैसे के अलावा और कुछ भी विधायकों को दिया गया है। लेकिन अब सवाल आगे का है, शिवसेना को लेकर है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर है। और जिस तरह से जो 16 विधायक है जिन्होंने शिंदे कैंप के खिलाफ वोटिंग की है आज, उनकी विधानसभा जो सदस्यता है उस पर भी अब कहा जा सकता है कि खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो है फ्लोर टेस्ट पास कर लिया गया है। बबीता मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से सीधे मेरे साथ जुड़ी है। बबीता, आज फ्लोर टेस्ट था जो कि एकनाथ शिंदे गुट ने पूरी तरह से पास कर लिया है, और अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है।
एकनाथ शिंदे की, क्योंकि बहुत से ऐसे 16 विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने उनके समर्थन में वोट नहीं किया और कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाइयां हो सकती है। इसमें उद्धव ठाकरे के अलावा आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे हैं। अब आगे क्या रणनीति आपको नजर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो अपना दम दिखा दिया आज। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे ने दम दिखा दिया है। एकनाथ शिंदे के लगातार अग्नि परीक्षा जारी है। दूसरी अग्नि परीक्षा थी जिसे उन्होंने पास कर लिया है, क्योंकि कल जो है स्पीकर का चुनाव हुआ था, उस समय भी उन्होंने जीत हासिल की और ये आज दूसरी जीत दर्ज करी गई है। जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें उनको बहुमत मिला है। 164 बहुमत के साथ उनकी सरकार अब बनी रहेगी, यानी कि ठप्पा लग चुका है, सरकार बनी रहेगी। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि शिवसेना लगातार ये काम करने की कोशिश कर रही थी कि फ्लोर टेस्ट हो और उसमें जो है कहीं ना कहीं से शिंदे की जो शिंदे गुट है उसको कहीं ना कहीं से घेरा जाए। लेकिन शिंदे लगातार अपने जो है कई प्लान्स के साथ वो धीरे धीरे करके उन्होंने सभी जो है चीज़ों को मात दी है और अब उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। वहीं पर जहां पर आपने ये भी कहा था कि 99 विधायक जो कि विपक्षी थे, उन्होंने 99 विधायकों ने वोट डाला था, जिनमें 22 विधायक जो थे वो वोट के लिए नहीं आए थे। तो एक समय ऐसा आया था शिंदे के लिए जब बागी विधायकों में भी कुछ विधायकों ने जब उनके लिए वोट नहीं किया था तो वो भी सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन हवा उन्हीं के रूप में चली और उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। तो इसी के साथ ही जो विपक्षी जो थे, जो बागी विधायक थे, जो माफ कीजिएगा, जो विपक्षी थे, जो विधायक थे, उन्होंने उनमें से कई विधायक वोट देने ही नहीं आए थे, जिनमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक थे, 10 विधायक। वहीं पर अब सवाल ये हो जाता है कि आगे की अब रणनीति क्या होगी। तो आगे की रणनीति ये होने वाली है शंकर, जिस तरह से देखा जा रहा था, क्योंकि पहले से ही एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कह रहे थे कि वो असली शिवसेना है, वो बाल ठाकरे की असली शिवसेना है। तो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 टेस्ट तो पास कर लिए हैं, अब तीसरा ये हो सकता है कि अब जो है एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के लिए दावा ठोक सकते हैं। जी शंकर। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट हुआ, शिंदे ने पास किया और जो उद्धव ठाकरे हैं, क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि उद्धव के हाथ से देखो विधायक तो चले गए हैं, अब पार्टी भी जा सकती है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और जो उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, ये वही वाली बात हो गई है। एक कहावत है कि अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो आप उसमें सबसे पहले जाकर गिरेंगे। तो उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल वही चीज हुई है। उन्होंने गड्ढा तो खोद लिया लेकिन उसी में जाके खुद ही गिर चुके हैं। तो जिस तरह से कहा जा रहा था, क्योंकि फ्लोर टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है और अब जब बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि पार्टी तो बची नहीं है, क्योंकि जो बागी विधायक थे उनका साथ जो है वो एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। बीजेपी जो है गठबंधन के साथ एकनाथ शिंदे अब आगे बढ़ बनाए हुए हैं। और अब जो है बागी विधायकों के बारे में भी अगर जो बोला जा रहा है कि अब जो है उद्धव ठाकरे को वो बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और साथ ही साथ अब जो है कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो जिस तरह से एक प्लान रचा गया था, जो अघाड़ी सरकार की ओर से एक प्लान रचा गया था कि नहीं, हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से एकनाथ शिंदे को फंसाने की कोशिश करेंगे। पहले इमोशनल कार्ड खेला गया, उसके बाद इमोशनल से धमकियों तक पर आ गए, धमकियों से काम नहीं चला तो फिर से इमोशनल कार्ड खेला गया और फिर विधायकी जो विभाग छीन लिए गए, धीरे धीरे पद से हटा दिया गया। तो उसी में जब एकनाथ शिंदे जितनी शांति के साथ इन सब चीजों से डील कर रहे थे, ये उसी का नतीजा है कि आज एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में जो है आज बहुमत मिला है। फ्लोर टेस्ट में उनकी जीत हुई है, वहीं पर स्पीकर में भी उनकी जीत हुई है। तो लगातार 2 जीत उन्होंने हासिल कर ली है। वहीं पर अब जो है, जब मैं आपको ये भी बता दूं, जब वो सदन में पहुंचे थे, जब ये फ्लोर टेस्टिंग वाला जो है चुनाव चल रहा था, तो उस समय पे अघाड़ी सरकार लगातार जो वो ईडी कहकर चिल्ला रही थी, तो उस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान दिया। उन्होंने सीधे कहा कि ईडी बिल्कुल आप कहिए, क्योंकि ई का मतलब होता है एकनाथ शिंदे और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है अब ममता बनर्जी भी अपनी राजनीति करने पर आ गई है। ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर
कि उन्होंने जो है पैसे देकर जो है विधायकों को खरीदा है। सिर्फ पैसे ही नहीं दिए हैं, और भी बहुत कुछ चीजें दी गई है। तो विपक्षी भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें एक तरह से समझ में आ गया है कि प्लान तो महाराष्ट्र में बिल्कुल फेल हो चुका है। अब महाराष्ट्र हो चुका है तो बंगाल की भी जल्द ही बारी आने वाली है। हैदराबाद की अगर बात कर ली जाए, हैदराबाद में भी जो तेलंगाना है 2023 में वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार जो है बैठकें कर रही है, प्लान तैयार किए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी अब उनकी पकड़ बन सके। तो ममता बनर्जी एकदम बौखला गई हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने खेल किया है, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल भी अब हाथ से चला जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता इस तमाम जानकारी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा पैसे के अलावा और कुछ भी विधायकों को दिया गया है, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट एकनाथ शिंदे ने पास कर लिया। और उसी के साथ अब सवाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर उठ रहा है, क्या उनके लिए आने वाले दिनों में खतरा पैदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। मथुरा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। बता दें कि मथुरा के यमुना पार थाना इलाके के रहने वाले मौसीम कुरैशी नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 15 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 3 महीने तक उसे घर में कैद कर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की मां जब अपनी बेटी को आरोपी के घर से लेने जाती है तो उसे डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। इस दौरान पीड़िता की मां न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाती है, लेकिन आरोपी कुरैशी को पता लगा कि पीड़िता की मां अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, तो उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर मथुरा से दूर कानपुर नारी निकेतन उसे भेज दिया। घटना के 4 महीने बाद तत्कालीन एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एफआईआर के आदेश दिए और आरोपी कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी, और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है, और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेटी कैसे बरामद हुई, क्या रहा मामला पूरा? बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फ़ोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। मेरी नहीं, वो झूठ बोल रही थी। जिस दिन मैं वो किडनैप की गई थी उस दिन तो मैं राजस्थान में था सर। और वो उसकी मां का ये भी आरोप है कि आपने 3 से 4 महीने अपने घर के अंदर रखा, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया आपने। वो झूठ बोल रही है इस बात का। तो जब मैं नापे था, वो नापे थी, तो मैं है ना सर राजस्थान में। लड़की ने भी तो यही बयान दिया कि जबरदस्ती रखा था। नहीं, लड़की ने तो पहले मेरे बयान दिए थे, ऐसा कोई रट्टा नहीं है। मेरी माँ है ना, उस लड़की को बसाना चाहती है। वो झूठ बोल रही है ये बात, और नहीं वो हमारे घर पर कभी आई है। वो कहाँ रखा था? लड़की तुम्हारे साथ थी ना? लड़की मेरे साथ नहीं थी, लड़की है किराए के घर पे थी। कहाँ? उसे किराए के घर कैसे मिला? किराए का घर है, मेरे भैया के घर पे थी वो। और सहारनपुर के न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई और पूर्व एमएलसी महमूद अली के मकान को एसडीएम के अधिकारियों ने खाली कराकर फिर आलीशान मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया। तो सहारनपुर में यह कार्रवाई हुई है। पूर्व एमएलसी महमूद अली जिस पर शिकंजा कसा है प्रशासन का। तो खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई महमूद अली जिन पर प्रशासन का शिकंजा कसा मकान खाली कराकर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरें आज की देखिए सहारनपुर की हैं। तो खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई हैं महमूद अली, प्रशासन ने शिकंजा कसा है। तस्वीरें आज की हैं। जब अधिकारी वहां पहुंचे, मकान को खाली करवाया सहारनपुर में, और उसके बाद बुलडोजर चला है मकान पर। तो लगातार अवैध तरीके से जहां पर जो भी संपत्तियां बनाई गई हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है। और सहारनपुर की तस्वीर आप देखिए, पूर्व एमएलसी महमूद अली जिन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई हैं महमूद अली।
शरद हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के लिए। शरद, ये महमूद अली पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। आज बताया जा रहा है कि मकान खाली कराया गया, उसके बाद बुलडोजर चला। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन हाजी इकबाल के खिलाफ जो है लगातार पिछले 2 महीने से कार्रवाई कर रहा है। पहले लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था। आज उसी क्रम में जो है सहारनपुर में न्यू भगत सिंह कॉलोनी में जो है हाजी इकबाल जो पूर्व एमएलसी हैं बसपा से, उनके भी मकान को तोड़ा गया। फिर उनके भाई जो हैं वो भी बसपा से पूर्व एमएलसी रहे हैं महमूद अली, उनके भी मकान को आज ध्वस्त किया गया है। हाजी इकबाल के मकान जो थे 2 मकान थे जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण से पास थे, परंतु उनमें लगभग 3 मीटर जो है वो वायलेंस करके जो है अतिक्रमण किया गया था, जिनको तोड़ा गया है। लेकिन महमूद अली के पूरे ही मकान को खाली कराकर ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन के अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा, एसपी सिटी, एसडीएम सदर और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त अधिकारियों की टीम ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की तस्वीरें जब मकान खाली कराकर बुलडोजर चला है, प्रशासन ने शिकंजा कसा है महमूद अली पर और बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे। पहले सामान मकान से हटाया गया, निकाला गया, उसके बाद उस पर बुलडोजर चला दिया गया। खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई महमूद अली हाजी इकबाल की अगर बात करें, उनकी भी अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाइयां हो रही थी और अब महमूद अली पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। आज तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे, पहले मकान खाली करवाया और उसके बाद बुलडोजर चला। और झारखंड में कांग्रेस की मांडर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा में शपथ ली। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के कई नेता भी मौजूद रहे। शिल्पी नेहा तिर्की ने शपथ लेने के बाद ये कहा कि विधानसभा परिसर में घुसते ही वो इमोशनल हो गई और उन्हें लगा कि उन्हें इतिहास लिखना है, क्योंकि मुझसे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को जनता ने भरपूर समर्थन दिया और आज उन्होंने शपथ ली। विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ना शुभ संकेत। तो शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा में शपथ ली। आज तस्वीरें उसी वक्त की हैं। शपथ लेने के दौरान कई नेता मौजूद रहे। था जैसे ही मैं डोर यहाँ पे एंटर की आज, मुझे लगा कि बहुत हिस्ट्री लिखना है, मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस तक मुझे खरे उतरना है। तो एक तरीके से ये बहुत इमोशनल आज डे है, फीलिंग है मेरे लिए। अंग्रेजी में आपने शपथ ली, आदिवासी भाषा में भी ले सकते थे, हिंदी में भी, संस्कृत में भी। जी सर। अंग्रेजी को क्यों चुना? अंग्रेजी इसीलिए चुना क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। 2024 में आऊँगी तो कुरुक में भी दूंगी। जब आधी आबादी महिला का है तो निश्चित रूप से इन लोगों का बढ़ना एक शुभ संकेत है। और नियम भी है कि प्रकृति जितना कुछ चीज दिया है, आधा पुरुष का आधा नारी का, इसलिए हर चीज में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो आज शपथ के दौरान कई नेता मौजूद रहे और जिस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और बहुत भावुक क्षण भी उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए है और आने वाले दिनों में मैं जनता की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। तो आज शपथ के दौरान की तस्वीरें हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली है। 12 जुलाई को अगली सुनवाई अब होगी। जी हां, 12 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि फिलहाल आज जो खबर आ रही है वो ये कि ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई थी वो टल गई है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सुनवाई टल चुकी है। 12 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, ज्ञानवापी मामले की। तो ज्ञानवापी का जो मसला है कोर्ट में और लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन फिलहाल ये टल चुकी है सुनवाई जो होनी थी। अब 12 जुलाई को अगली सुनवाई ज्ञानवापी मामले पर होगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।